अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये LEGO 6 किलोवाट इन्वर्टर की सेटिंग है और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इन्वर्टर की सेटिंग कैसे की जाती है। तो सबसे पहले आप अपने इन्वर्टर की सेटिंग में जाने के लिए एंटर की को प्रेस करेंगे 3 सेकंड्स तक। 3 सेकंड्स तक जैसे ही प्रेस करके रखेंगे तो आप सेंटरिंग मोड में एंटर हो जाएंगे। तो सबसे पहले जो आपके सामने स्क्रीन जो आपको नजर आएगी उस पर 00ESC लिखा होगा, यानी कि एस्केप मोड। तो ये एग्जिट सेटिंग मोड है और इसके बाद आपने डाउन या अप एरो की प्रेस करेंगे तो आपके सामने 01 का मोड आ जाएगा। 01 के प्रोग्राम में आपको USB, SUB और SBU ये तीन अदर मोड जो हैं वो आपको नजर आएंगे। और सबसे पहले आपको ये बता दूं कि आपने जो इलीगो 6 किलोवाट का एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इन्वर्टर परचेज किया है। ये इन्वर्टर पाकिस्तान का टॉप क्लास इन्वर्टर है IP21 में। सेटिंग को समझने से पहले मैं आपको ये बता दूं, लीगो 6 किलोवाट इन्वर्टर पाकिस्तान का एक टॉप क्लास IP21 में इन्वर्टर है। आप समझ रहे होंगे कि इन्वेक्स का वेरॉन जो है वो टॉप क्वालिटी का इन्वर्टर है। जी नहीं, कभी वेरॉन टॉप क्वालिटी का नंबर 1 पे इन्वर्टर होता था पाकिस्तान का, लेकिन अब वो सेकंड नंबर पे आ गया है। उसकी वजह यह है वेरॉन ने अपना नया मॉडल लॉन्च किया है। उस इन्वर्टर से भी ज्यादा टॉप क्वालिटी का उसका पिछला पुराना मॉडल था। अब पुराना मॉडल जो बड़ी स्क्रीन वाला था जिसमें RGB लाइट्स थी और वो एक जबरदस्त उसका आउटलुक भी था और इंटरनल कंपोनेंट्स भी जबरदस्त थे, उसमें फीचर्स भी बेतहाशा थे और काफी सारे फीचर्स जो थे वेरॉन ने नए मॉडल में खत्म कर दिए हैं। तो बिल्कुल सेम टू सेम वही जो वेरॉन का पुराना मॉडल था वही आपको वही फीचर्स इलीगो 6 किलोवाट इन्वर्टर में देखने को मिलते हैं। तो ये तो हो गया पाकिस्तान का IP21 में टॉप क्वालिटी का इन्वर्टर। और अब इसकी सेटिंग में आप एंटर होंगे तो सबसे पहले आपको 01 जो है ये इसमें प्रोग्राम देखने को मिलेगा। USB, SUB और SBU ये तीन ऑप्शन है इसमें, और आपके जो वेरॉन इन्वर्टर जो ओल्ड मॉडल था उसमें भी यही तीन ऑप्शन थे। ये है बेसिकली आउटपुट सोर्स प्रायोरिटी की सेटिंग्स। यानी कि अगर आपने आउटपुट को सेट करना है कि आपकी जो आउटपुट है वो किस हिसाब से चले, उसमें प्रायोरिटी किस चीज़ की होनी चाहिए। सबसे पहले प्रायोरिटी तो सोलर की होनी चाहिए। अगर आपने सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाया हुआ है तो फिर सोलर पैनल्स भी साथ लगे हुए हैं आपके इन्वर्टर के, और फिर आपको दो मोड इसमें से सिलेक्ट कर लेने चाहिए। एक SBU मोड है और दूसरा है SUB मोड। तो अगर आपने सोलर पैनल इंस्टॉल नहीं किया है, एज इसको UPS यूज कर रहे हैं, तो फिर इसको USB मोड सिलेक्ट कर लें ताकि फर्स्ट प्रायोरिटी पे यूटिलिटी यूज हो, यानी कि ग्रिड को फर्स्ट प्रायोरिटी के तौर पे आपका इन्वर्टर चलाए। और SUB मोड पे ये इन्वर्टर जो है ये ग्रिड से शेयरिंग करता है। अगर आपका लोड बहुत ज्यादा हैवी है और बैटरीज जो है मुकम्मल चार्ज नहीं होती तो फिर आपको SUB मोड को सिलेक्ट कर लेना चाहिए। अदरवाइज अगर आपका सोलर पैनल्स काफी ज्यादा हैं और लोड इतना ज्यादा हैवी नहीं है और शाम को भी आप चाहते हैं कि बैटरियां यूज हों तो फिर SBU चला लें। और अगर आपने नेट मीटिंग करवाई हुई है तो फिर भी आपको SBU मोड रखना चाहिए ताकि शाम के टाइम ये बैटरी को यूज करे। तकरीबन 10-11 बजे तक पीक टाइम होता है, उस टाइम चार्जेस जो हैं ग्रिड के वो ज्यादा होते हैं, उस टाइम ये बैटरियों से चले, उसके बाद ये ग्रिड पे शिफ्ट हो जाए। तो इसके लिए आप SBU मोड रखें। इसके अलावा इसमें 02 का प्रोग्राम है। 02 प्रोग्राम जो है मैक्सिमम चार्जिंग करंट है, यानी कि ये बैटरियों को चार्ज आपने किस तरह करवाना है। ये मैक्सिमम चार्जिंग करंट इज इक्वल टू यूटिलिटी चार्जिंग करंट प्लस सोलर चार्जिंग करंट। इसकी सेटिंग आपने 30 एम्पेयर से किसी भी सूरत में ज्यादा नहीं रखनी। बहुत सारे लोग बड़े इन्वर्टर्स में 40 या 50 एम्पेयर की चार्जिंग रखते हैं जो कि एक छोटे इन्वर्टर में 1 किलोवाट के इन्वर्टर में रखी जाती है। तो जब बड़े इन्वर्टर में रखते हैं तो फिर उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो बैटरियों के ख़राब होने की है। बैटरियां बहुत ज़्यादा तेज़ी से बॉयल होती हैं, हीटअप होती हैं। इसलिए आपने 30 एम्पेयर रखने हैं बड़ी बैटरी के लिए। 200 एम्पेयर आर की बैटरी, अगर आप छोटी 100 एम्पेयर आर की बैटरी या 15 प्लेट, 17 प्लेट या 19 प्लेट तक की बैटरी यूज़ कर रहे हैं, या फिर कोई भी छोटी टाइप की बैटरी है जो 100 एम्पेयर की है, तो फिर आपने इसको 20 एम्पेयर से ज़्यादा नहीं रखना। तो इसके अलावा इसमें AC इनपुट वोल्टेज रेंजेस हैं। इसमें एक मोड है APL का और दूसरी रेंज जो है UPS की है। APL में जो 90 टू 280 वोल्ट की रेंज है और UPS में 170 टू 280 वोल्ट की रेंज है। APL में जो है ये वाइड रेंज कहलाती है और इसमें जो पावर शिफ्टिंग गैप है वो ज्यादा होता है, वो 20 मिली सेकेंड होता है, जिसकी वजह से APL पे चलने की वजह से PC रीस्टार्ट हो जाता है। तो अगर आप PC यूजर हैं और या फिर आप
हैवी लोड चलाते हैं, जैसा कि मोटर चलाते हैं, कोई टॉर्क लोड है जिसका, या फिर आपके पास कोई नॉन इन्वर्टर एसी या फिर फ्रीजर वगैरह है जिसके अंदर कंप्रेसर जो है उसका टॉर्क लोड काफ़ी ज़्यादा, तो फिर आप यूपीएस मोड यूज़ करें। इसमें नैरो रेंज है, अगर आपके पास ग्रिड के वोल्टेज कम आते हैं तो आपको ये मोड प्रॉब्लम करेगा, तो फिर आपने एपीएल मोड यूज़ करना है। इसके बाद 4 नंबर की सेटिंग है पावर सेविंग मोड अनेबल और डिसेबल। इसमें आपने क्या करना है, इसमें अगर डिफॉल्ट वैल्यू डिसेबल पे रखेंगे सेविंग मोड को, इफ डिसेबल्ड नो मैटर कनेक्टेड लोड इज लो और हाई, वो कहता है कि अगर ये मोड आपने डिसेबल किया हुआ है इसको, तो फिर चाहे कनेक्टेड लोड आपका लो है या हाई है, द ऑन ऑफ स्टेटस ऑफ इन्वर्टर आउटपुट विल नॉट बी अफेक्टेड। आपके इन्वर्टर का जो ऑन ऑफ स्टेटस है वो इफेक्ट नहीं होगा। और अगर आप इसको इनेबल करवाते हैं, द आउटपुट ऑफ इन्वर्टर विल बी ऑफ व्हेन कनेक्टेड लोड इज प्रीटी लो आर नॉट कनेक्टेड। यानी कि ये स्टैंड बाई मोड है, यानी कि अगर आपने सेविंग मोड को इनेबल किया हुआ है तो आपका इन्वर्टर जो है वो स्टैंड बाई मोड पे चला जाएगा, यानी कि ये आउटपुट को बंद कर देगा अगर इन्वर्टर के ऊपर आप कोई लोड नहीं डालते। कोई लोड नहीं डालते तो इन्वर्टर स्टैंड बाई मोड पे चला जाएगा, जिसमें इसकी पावर जो कंजप्शन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, और बहुत बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। यानी कि जैसा कि आपको पता है ये जो बड़े इन्वर्टर्स होते हैं ये 100 वाट या 50 वाट, कुछ इन्वर्टर्स जो हैं 70-80 वाट वो ले रहे होते हैं, खुद भी कंज्यूम कर रहे होते हैं, क्योंकि इनका अपना खर्चा होता है, इनकी एलसीडी का खर्चा होता है, इनमें फैंस लगे होते हैं उनका खर्चा होता है। वो खर्चा जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है अगर आप पावर सेविंग मोड अनेबल करेंगे तो, ठीक है। अदरवाइज डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो डिसेबल होती है, कोशिश करेंगे डिसेबल ही रखें, लेकिन अगर आपको कोई इशू नहीं है तो फिर इसको आप सेविंग मोड को अनेबल भी कर सकते हैं। और बैटरी टाइप जो है 5 नंबर पे है 05 के प्रोग्राम में एजीएन एफएलडी यूएससी। एजीएन जो है ये होती है एक ख़ास किस्म की बैटरी होती है, इसमें जो सेटिंग 5 नंबर के मोड में दी जाती है इसके ऊपर हम सिंपल लेड एसिड बैटरीज को भी रख सकते हैं। इसके अलावा जो ओल्ड टाइप की जेल टाइप बैटरीज थी जो पहले आती थी ड्राई बैटरीज, वो भी इसी पे आती हैं, और इसमें वो बैटरीज भी शामिल हैं जो सील्ड लेड एसिड बैटरीज होती थी, वो भी ड्राई बैटरी कहलाती थी। और इसके अलावा एफएलडी जो है ये बेसिकली सेटिंग आजकल यूज़ हो रही है ट्यूबलर बैटरीज के लिए। पहले जो इन्वर्टर्स थे पुराने मॉडल में उनमें आप इसको ट्यूबलर बैटरी के लिए सेट नहीं कर सकते, ट्यूबलर बैटरी इस पर काम नहीं करती। और जो सबसे जो बेहतरीन मोड है आपके पास वो यूज़र डिफाइंड है, आप इसी पे रखें ताकि आप अपनी मर्जी के पैरामीटर्स फीड कर सकें। और इसके बाद 05 है, ये पाइलन 05 में पाइलन टेक की बैटरी है। अगर आप पाइलन टेक की बैटरी लिथियम बैटरी यूज़ कर रहे हैं तो फिर इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद वैको बैटरी के लिए WEC, UEC और साल्टारो बैटरी के लिए SOL का मोड सेलेक्ट करेंगे, और लिथियम प्रोटोकॉल कंपैटिबल बैटरी के लिए LIB, और इसी तरह से LIC लिथियम बैटरी जो है थर्ड पार्टी। और ये किसी भी अच्छे इन्वर्टर में इतने सारे ये मोड्स पाए जाते हैं। इसके अलावा 6 नंबर और 7 नंबर पे है ऑटो रिस्टार्ट व्हेन ओवरलोड एंड ओवर टेम्परेचर अकर्स। इसको हमेशा डिफॉल्ट वैल्यू यानी डिसेबल पे रखना चाहिए, अदरवाइज क्या होता है जब इन्वर्टर ओवर टेम्परेचर या ओवर हीट की वजह से या ओवरलोड की वजह से ट्रिप होता है तो वो दोबारा से स्टार्ट होने की कोशिश करता है, और इसी कोशिश में बार बार जब ऑन ऑफ होता है तो फिर इन्वर्टर उड़ जाता है। तो इसके बाद है जी आउटपुट वोल्टेज की सेटिंग। 08 का प्रोग्राम है, यहाँ से आपने हमेशा 230 वोल्ट जो कि डिफॉल्ट वैल्यू है यही सेट करनी है, अदरवाइज आपकी जो मोटर्स हैं उनके एम्पेयर भी बढ़ जाएंगे, और इन्वर्टर के ऊपर थोड़ा सा लोड भी आ जाता है। अगर 220 सेलेक्ट करेंगे तो काफ़ी सारी और भी प्रॉब्लम्स आपको फेस करने को मिल सकती हैं। इसके अलावा 09 पे है आउटपुट फ्रिक्वेंसी, ये हमेशा 50 हर्ट्ज या 50 साइकिल यही रखनी चाहिए, अदरवाइज इन्वर्टर उड़ जाते हैं। इसके अलावा 11 नंबर पे है मैक्सिमम यूटिलिटी चार्जिंग करंट। ये जो है इसमें यूटिलिटी यानी ग्रिड से आपने चार्जिंग बैटरी की कितनी रखनी है ये कोशिश किया करें, इसको 2 एम्पेयर या फिर 10 एम्पेयर ही रखें, चाहे बैटरी बड़ी है या छोटी है। कम एम्पेयर रखने से बैटरी देर से ज़रूर चार्ज होगी, टाइम तो लगेगा लेकिन बैटरी जो है उसकी लाइफ आपको मैक्सिमम मिलेगी। जितना करंट कम होगा उतनी ही मैक्सिमम लाइफ आपको बैटरीज दे पाएंगी। अगर लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होती है, रात के टाइम बार बार इन्वर्टर शट डाउन हो जाता है, तो फिर आपको इस करंट को थोड़ा बढ़ा लेना चाहिए, लेकिन आपने 20 एम्पेयर मैक्सिमम रखना है, वो भी 200 एम्पेयर की बैटरी या इससे बड़ी बैटरी के लिए। कोशिश करें 200 एम्पेयर की बैटरी को भी आप 10 एम्पेयर से ज़्यादा ना रखें,
क्योंकि जितने भी मैंने देखे हैं काफ़ी सारे लोगों के इन्वर्टर्स जो हैं वो बैटरियाँ ख़राब कर रहे हैं आजकल, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और इसके अलावा आपने 12 नंबर की सेटिंग करनी है। 12 नंबर की सेटिंग जो है आपको तब काम देती है अगर आपने नंबर 1 प्रोग्राम पे SBU सेलेक्ट किया हुआ है। तो अगर SBU प्रायोरिटी आपने सेट की हुई है तो फिर 12 नंबर का मतलब ये बनता है कि स्टॉप डिस्चार्जिंग द बैटरी, यानी कि इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 46 है, 46 ही आपको रखनी चाहिए। यानी कि जब बैटरी लेवल 46 पे होगा तो इन्वर्टर जो है बैटरी को यूज़ करना बंद कर देगा और शाम के टाइम ये फिर ग्रिड के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। रात के किसी भी हिस्से में आपके लोड के मुताबिक ये होगा शिफ्ट, और उसके बाद ये बैटरीज को चार्ज भी करेगा ग्रिड से और ग्रिड से लोड भी चलाएगा। और 13 नंबर पे क्या है, स्टॉप चार्जिंग द बैटरी, यानी कि इसमें आपने फ्यूल रखनी है, यानी कि बैटरी फुल चार्ज हो। जब बैटरी फुल चार्ज हो जाए उसके बाद दोबारा से आपका इन्वर्टर बैटरी मोड पे शिफ्ट हो जाए और फिर ये साइकिल चलता रहेगा। 12 नंबर में जो है 46 वोल्ट, जब ये इस लेवल तक बैटरी दोबारा से ड्रेन होगी तो फिर से ये ग्रिड को ऑन करवा देगा और ग्रिड से चार्जिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। ये इसी तरह से ये सारा सिस्टम रात के टाइम चल रहा होता है SBU मोड पे रखने की वजह से। 16 नंबर पे है चार्जर सोर्स प्रायोरिटी। आप किस चीज़ से फर्स्ट प्रायोरिटी पे के तौर पे आप बैटरियां चार्ज करवाना चाहते हैं? अगर आप सोलर से करवाना चाहते हैं तो CSO आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है, यानी इस पे दिन के टाइम सोलर से चार्जिंग होगी और रात के टाइम ग्रिड से चार्जिंग होगी। अगर आप SNU जो डिफॉल्ट वैल्यू वो रखते हैं तो दिन के टाइम भी सोलर यूटिलिटी दोनों मिलकर चार्जिंग करवा रहे होते हैं, जिसकी वजह से लोगों का बिल बहुत ज़्यादा आता है। तो बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं और बहुत सारे जो लोग हैं वो इसी इसी तरह सेटिंग करवा लेते हैं तो बाद में प्रॉब्लम आती है। इसके बाद OSO है, यानी कि 24 घंटों में बिल्कुल भी आपकी ग्रिड से चार्जिंग नहीं होगी, ग्रिड से चार्जिंग बंद हो जाएगी, सिर्फ सोलर से चार्जिंग होगी। 18 नंबर पे है अलार्म ऑन ऑफ की सेटिंग। इसके बाद 19 नंबर पे ऑटो रिटर्न टू डिफॉल्ट डिस्प्ले स्क्रीन, और इसके अलावा 20 नंबर पे है बैकलाइट कंट्रोल ऑन ऑफ करवाने की सेटिंग। 22 पे है बीप्स वाइल प्राइमरी सोर्स इज इंटरप्टेड। ये एक लंबी बीप होती है जब आपका प्राइमरी सोर्स सोलर या वापडा सिस्टम नहीं होता है, तब ये सुनाई देती है। और 23 पे है ओवरलोड बाईपास की सेटिंग, इसको डिफॉल्ट वैल्यू डिसेबल पे रखें। और 25 पे है रिकॉर्ड फॉल्ट कोड, ये यहाँ से आप इन्वर्टर में आने वाले तमाम फॉल्ट्स जो इन्वर्टर रिकॉर्ड कर रहा होता है इसको डिसेबल या इनेबल कर सकते हैं। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग है वो 26 पे है बल्क चार्जिंग वोल्टेज की सेटिंग। इस पे आपने क्या करना है, 56.4 वोल्ट आपने रखने हैं सिंपल लेड एसिड बैटरी के लिए और एजियन बैटरी के लिए, जेल टाइप बैटरी के लिए, और इसके अलावा जो सील्ड लेड एसिड बैटरी है उसके लिए, और इस टाइप की जो ओल्ड ड्राई बैटरीज आती थी और चाहे वो सेल टाइप बैटरी थी या जो भी थी वो आपने 56.4 पे सेट करनी है। अदरवाइज वो आपकी बैटरीज बड़ी जल्दी ख़राब हो जाती हैं, 1 साल भी नहीं चलती और पहले ही ख़त्म हो जाती हैं। शुरू में बैकअप तो ज़्यादा मिल रहा होता है लेकिन बाद में बड़ी जल्दी डेड हो जाती हैं, दोबारा काम नहीं करती। और 27 पे आपने फ्लोटिंग चार्जिंग वोल्टेज। अच्छा, 26 पे ट्यूबलर बैटरी की सेटिंग आपको बता दूं। ट्यूबलर बैटरी की सेटिंग बताने से पहले मैं आपको डीप साइकिल बैटरी की बताऊं या फिर टाल बैटरी, सिंपल टाल बैटरी, नॉट अ टाल ट्यूबलर बैटरी, टाल बैटरी या फिर डीप साइकिल बैटरी। इसकी सेटिंग आपने करनी है 57.6 वोल्ट। 57.6 वोल्ट आपने सेट करने हैं जो आपकी डीप साइकिल बैटरी है। और इसके बाद बारी आती है ट्यूबलर बैटरी की। ट्यूबलर बैटरी की आपने सेटिंग करनी है 58.4 वोल्टेज पे, 58.4 वोल्टेज। अगर आपकी ट्यूबलर बैटरी 58.4 वोल्टेज पे भी खराब हो रही है तो फिर आपने इसको 58.0 पे कर देना है, तो फिर आपकी बैटरी जो है वो बिल्कुल भी बॉयल नहीं होगी। और 27 पे है फ्लोटिंग चार्जिंग वोल्टेज की सेटिंग। ये 27 पे आपने 54.0 वोल्ट रखने हैं, चाहे जिस टाइप की भी बैटरी आप यूज़ कर रहे हैं। इससे ज़्यादा इंक्रीज करेंगे तो आपकी बैटरीज बड़ी जल्दी डेड होती हैं, ओवर चार्ज होती हैं, बड़ी ही प्रॉब्लम बन जाती है। और इसके बाद 28 पे AC आउटपुट मोड, दिस सेटिंग इज ओनली अवेलेबल व्हेन द इन्वर्टर इज स्टैंड बाई मोड, इन्वर्टर इज इन स्टैंड बाई मोड और स्विच ऑफ। यानी कि ये सेटिंग सिर्फ इन्वर्टर स्टैंड बाई मोड पे जब होता है तभी ये सेटिंग जो है अवेलेबल होती है। स्टैंड बाई मोड पे जब आपका इन्वर्टर जाएगा तब 28 नंबर की सेटिंग डिस्प्ले स्क्रीन पे देखने को मिलती है, अदरवाइज नहीं मिलती। 28 नंबर का ये जो प्रोग्राम है AC आउटपुट मोड, इसको इन्वर्टर को अगर सिंगल फेज के तौर पर यूज़ करना है तो फिर S1G, और अगर आपने पैरेलल सिस्टम में यूज़ करना है या फिर आपने पैरेलल 3 फेज में करना है तो फिर आपने यहाँ से इसको PAL या फिर नीचे जो भी ऑप्शन है
इनको आपने यूज़ करना है। और इसके लिए आपको चाहिए, अगर आप पैरेलल ऑपरेशन में यूज़ नहीं कर रहे तो भी इस मोड को आपने, इस सेटिंग को आपने S1G पे ही सिलेक्ट करना है, इसको चेंज नहीं करना, अदरवाइज आपका इन्वर्टर गड़बड़ करेगा। इसके अलावा 29 पे है लोड ईसी कट ऑफ वोल्टेज की सेटिंग। 29 नंबर पे लोड ईसी कट ऑफ वोल्टेज, यानी कि कितने वोल्ट तक आपने बैटरी को ड्रेन करना है। तो जितने वोल्ट तक डिस्चार्ज करना है वो सेटिंग आप कर लें। यहाँ पे मिनिमम वैल्यू जो है 40 वोल्ट की होती है, इसको 40 वोल्ट पे रखें। डिफॉल्ट वैल्यू 42 की होती है, और 40 पे रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा 32 पे है बल्ब चार्जिंग टाइम की सेटिंग। ये सेटिंग जो है हर इन्वर्टर में नहीं पाई जाती, ये फीचर सिर्फ वेरॉन में आया था ओल्ड मॉडल में, और या फिर इलिगो 6 किलोवाट के इस इन्वर्टर में मौजूद है। ये 32 पे है ये सेटिंग, और इसमें AUE और 5 या फिर 900 तक 5 मिनट से लेकर 900 मिनट तक आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपका इन्वर्टर जो है ऑटोमेटिकली चार्जिंग टाइम को सेट करे, तो फिर आपने AUE ही रहने देना है, यानी कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू पे रहने देना है। अगर आप इसको चेंज करेंगे तो आपकी बैटरियाँ ख़राब हो सकती हैं। इसमें अगर आप अपनी मर्ज़ी से 5 मिनट से लेकर 900 मिनट तक लगाते हैं टाइम, तो फिर जो है आपकी बैटरियों के ऊपर इफेक्ट आएगा। तो इसलिए कोशिश करें 32 नंबर पे आपने AUE ही सिलेक्ट करना है। 33 पे बैटरी इक्वलाइजेशन का फीचर है, इसको आपने प्रोग्राम को सेट करना है। तो अगर आप चाहते हैं इसको डिसेबल रहने दें तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू डिसेबल होती है। अगर आप इसको इनेबल करना चाहते हैं तो इसको EN कर लें। और इनेबल आपने सिर्फ उसी सूरत में करना है अगर आपकी बैटरीज ओल्ड हैं, काफ़ी ज़्यादा वो यूज़ हो चुकी हैं, तकरीबन 4 या 5 साल ट्यूबलर बैटरी आपकी चल चुकी है, तो फिर आपने इसको इनेबल करना है। और आपने, अगर आपको नई बैटरी के ऊपर आप इक्वलाइजेशन करवाते हैं तो उसके ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा 34 पे है बैटरी इक्वलाइजेशन वोल्टेज। यहाँ पे आपने इक्वलाइजेशन के वोल्टेज सेट करने हैं। 58.4 जो वोल्ट हैं ये हैं सिंपल बैटरी के लिए, और अगर आप डीप साइकिल या फिर ट्यूबलर बैटरी यूज़ करें तो फिर इस हिसाब से आपको वोल्टेज इंक्रीज करना होंगे। अगर आप डीप साइकिल बैटरी यूज़ कर रहे हैं तो 59.2 वोल्ट रखें। अगर आप दूसरी जो ट्यूबलर बैटरी है वो यूज़ कर रहे हैं तो फिर 60 वोल्ट पे इसको सेट करें। इसके अलावा बैटरी इक्वलाइज्ड टाइम, ये टाइम जो है 60 मिनट का डिफ़ॉल्ट होता है, तो इसको बढ़ाएंगे तो बैटरी जो है वो उसके ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए इसको 60 पे ही रहने दें। बैटरी इक्वलाइज्ड टाइम आउट, ये जी 120 मिनट का है, तो इसमें मैक्सिमम ये होता है, ये 60 मिनट से लेकर 120 मिनट तक उसको इक्वलाइज्ड करता है। इसके अलावा 37 पे है इक्वलाइजेशन इंटरवल, यानी कितने दिनों के बाद ये दोबारा से इक्वलाइज करें। यहाँ पे है 30 डेज, यानी कि महीने में एक दफ़ा ये इक्वलाइजेशन करेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बैटरी जो है ये इसको ज़्यादा इक्वलाइजेशन की ज़रूरत है, इसको आप 7 डे कर लें। अगर आपकी बैटरी ऑलमोस्ट डेड है तो फिर आप इसको 3 डे पे भी कर सकते हैं। बैटरी की ग्रेविटी पूरी नहीं नहीं हो रही तो फिर 2 या 3 दिन का आप यहाँ पे टाइम लगा सकते हैं, लेकिन 2 दिन का टाइम लगाएंगे तो बैटरी जल्दी ख़राब होगी। और इसके अलावा बैटरी इक्वलाइजेशन एक्टिवेटेड इमीडिएटली 39 पे है। अगर आप चाहते हैं कि अभी आप इक्वलाइजेशन को इनेबल करवा दें और आज से ही इक्वलाइजेशन स्टार्ट हो जाए, तो फिर आप इस प्रोग्राम को ADS जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है इससे हटाकर AEN पे कर दें। जैसे ही इक्वलाइजेशन इनेबल होगी E9 स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले में आ जाएगा। इसके अलावा 14 नंबर पे है रिस्टार्ट ऑल स्टोर डाटा। अगर आप चाहते हैं इन्वर्टर जो स्टोर करता रहता है डाटा, और जो लॉग है वो उसको क्लियर कर दे, तो फिर इसको आप 14 नंबर से इसको रीसेट कर सकते हैं। और रेज ऑल डाटा लॉग, अगर डाटा लॉग को क्लियर करवाना चाहते हैं तो 83 पे आपने जो इसको रीसेट करना है तो FSE कर देना है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू है नो नॉट रीसेट, यानी कि NFE रखेंगे तो रीसेट नहीं होगा। तो इसके अलावा 84 पे है डाटा लॉग रिकॉर्डेड इंटरवल। 84 पे ये इंटरवल है 3 मिनट का लगाएं, 5 मिनट का लगाएं, यानी कि ये 1440 मिनट तक का आप मैक्सिमम लगा सकते हैं। यानी कि आप क्या चाहते हैं कि आपका इन्वर्टर जो है कितनी देर तक रिकॉर्ड करे। तो इसके अलावा ये इसमें आप 85 पे आएंगे टाइम सेटिंग के लिए, 86 पे आएंगे ऑर्स की सेटिंग है, यानी कि घंटों की सेटिंग है, और डेज की सेटिंग के लिए 87 पे आएंगे, और 88 पे टाइम सेटिंग फॉर मंथ। अगर ये सेटिंग तब की जाती है अगर आप इन्वर्टर के अंदर जो टाइमर हैं, 3-4 किस्म के टाइमर दिए गए हैं, वो आप अगर यूज़ करना चाहते हैं। यानी कि जो मोस्टली इम्पोर्टेंट जो टाइमर है वो इसमें एक तो ड्यूल आउटपुट का टाइमर है, दूसरा 4 सोर्स प्रायोरिटी का टाइमर है, और इसमें आउटपुट सोर्स प्रायोरिटी का टाइमर है। इस टाइप के टाइमर्स जो हैं वो यूज़ करने हैं, तो फिर आपने सेटिंग करनी है। ईयर की सेटिंग करने के लिए आपको 89 पे जो है यहाँ से आपको ईयर को सेट करना होगा, और इसके अलावा 91 पे है ऑफ
ऑन ऑफ कंट्रोल फॉर आरजीबी लाइट एलईडीज। एलईडीज को ऑन ऑफ करवाना चाहते हैं 91 पे ये ऑप्शन मौजूद है। 92 पे है ब्राइटनेस कंट्रोल करने के लिए लो नॉर्मल हाई। इसके अलावा 93 पे है लाइटनिंग स्पीड ऑफ आरजीबी एलईडी। इसकी स्पीड कितनी तेजी से वो ब्लिंकिंग स्पीड आप कंट्रोल करना चाहते हैं, लो नॉर्मल हाई तीनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। इसके अलावा 94 पे है आरजीबी एलईडी इफेक्ट्स। यहाँ से आप एलईडी जो एलईडी इफेक्ट्स को चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आप आएंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में 95 पे डाटा प्रेजेंटेशन फॉर डाटा कलर। तो ये डाटा कलर को आप कैसे प्रेजेंट करवाना चाहते हैं, तो ये उस चीज़ की सेटिंग है। डाटा यानी कि एनर्जी सोर्स, ग्रिड, पीवी, बैटरी, बैटरी का डाटा किस कलर में आए, ग्रिड का किस कलर में आए, पीवी का किस कलर में आए, वो जो स्टेटस होता है, जो डाटा का स्टेटस है उसको कलर वाइज चेंज करने के लिए ये 95 में डिफरेंट कलर्स दिए गए हैं। इसके अलावा 96 पे आएंगे तो यहाँ से आप कर सकते हैं इसकी 96 में भी कलर्स दिए गए हैं, पिंक, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, बैकग्राउंड कलर ऑफ आरजीबी एलईडी। इसके यहाँ से कलर्स आप सेट कर सकते हैं, ब्लू, स्काई ब्लू, पर्पल वगैरह वगैरह। इसके अलावा 97 पे है डाटा कलर फॉर आरजीबी एलईडी। ये भी डिफरेंट कलर्स दिए गए हैं आरजीबी एलईडी के लिए, और डाटा कलर फॉर आरजीबी एलईडी 97 पे भी ये कलर्स दिए हैं सारे। और इसके अलावा 98 पे जो सेटिंग है बैकग्राउंड कलर ऑफ आरजीबी एलईडी ओनली अवेलेबल व्हेन प्रोग्राम 95 इज सेट एज ईजीएस एनर्जी प्रोड्यूस ग्रिड पीवी बैटरी। तो ये भी आपको जो है डाटा प्रेजेंट करने का डिफरेंट मेथड्स हैं, कलर्स हैं, तो इसको भी चेंज करने की खास ज़रूरत नहीं है। तो 99 पे है टाइम सेटिंग फॉर आउटपुट सोर्स प्रायोरिटी। ये टाइमर की सेटिंग है, यहाँ से आउटपुट सोर्स प्रायोरिटी का जो टाइमर है उसको आप चेंज कर सकते हैं। यानी कि नंबर 1 पे जैसा कि आपको पता है यूएसबी, एसयूबी और एसबीयू का मोड होता है, लेकिन उसमें टाइमर नहीं होता। तो 99 पे आ जाके आप इसको टाइमर भी लगा सकते हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि इतने टाइम के लिए, इतने मिनट से इतने मिनट तक ये आपका मोड चले, तो उस हिसाब से आपने स्टार्टिंग टाइम और एंडिंग टाइम जो है वो टाइमर का सेट कर देना है। तो जितना टाइम आप लगाएंगे, जितने घंटे, यानी कि 1 घंटे से लेकर 23 घंटे तक का आप टाइम लगा सकते हैं, उस हिसाब से ये टाइमर काम करेगा। और 24 घंटे जब पूरे हो जाएंगे तो फिर अगले दिन ऑटोमेटिक ये टाइमर रिपीट करेगा अपने आप को इटसेल्फ, और आपको बार बार टाइमर लगाने की जरूरत नहीं पेश आएगी। इसके अलावा टाइमर सेटिंग फॉर चार्जर सोर्स प्रायोरिटी। चार्जर सोर्स प्रायोरिटी का टाइमर लगाने के लिए ये सेटिंग है CSO, SNU, OSO। और यहाँ से आप चार्जर सोर्स प्रायोरिटी का जो मोड है, जैसे 16 नंबर में होता है उसमें टाइमर नहीं होता। तो अगर आप चाहते हैं कि किसी टाइम में, दिन के या रात के किसी हिस्से में आप किसी ख़ास चीज़ से बैटरी को चार्ज करवाना चाहते हैं, तो फिर उस सोर्स को यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें सारे वही यूएसबी फंक्शंस हैं जो कि किसी अच्छे इन्वर्टर यानी कि इन्वर्क्स में पाए जाते हैं, वही जो सारे विरॉन में पाए जाते थे, वही इसमें ऑप्शंस सारे मौजूद हैं। और दोस्तों इसके अलावा ये आपको बताऊंगे, इसकी बड़ी स्क्रीन है और इन्वर्क्स ने अपनी बड़ी स्क्रीन जो है वो छोटी स्क्रीन में कन्वर्ट कर दी है। ना सिर्फ उन्होंने स्क्रीन छोटी की है, बल्कि काफ़ी सारे जो फीचर्स थे पुराने मॉडल में अवेलेबल थे वो भी ख़त्म कर दिए हैं। इसके अलावा इस इन्वर्टर में आने वाले डिफरेंट फॉल्ट कोड्स यानी कि रेफरेंस कोड्स दिए गए हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि कौन सा फॉल्ट जो है इन्वर्टर की स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है उसका क्या मतलब है, इस इन्वर्टर में क्या फॉल्ट आ गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपके पास ये चीज़ होनी चाहिए। वार्निंग इंडिकेटर्स जो हैं वो कौन से आते हैं, अलार्म कैसे बीप करता है, ये भी सारे एक तरतीब से एक लिस्ट दी गई है। इसके अलावा ये बैटरी यूटिलाइजेशन का तरीकाकार बताया गया है और इस इन्वर्टर की स्पेसिफिकेशंस दी गई हैं। और इसके अलावा इस इन्वर्टर में ये ट्रबल शूटिंग है, इसमें जो जो फॉल्ट आते हैं उनका हल बताया गया है। और इसके अलावा यहाँ पे इस यूज़र मैनुअल में इन्होंने पैरेलल ऑपरेशन भी दिया हुआ है कि आप इस इन्वर्टर को पैरेलल कैसे यूज़ कर सकते हैं और किस तरीके से आप कितने यूनिट जो हैं वो पैरेलल लगा सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त फीचर्स हैं जो कि आपको फ्रोनस टाइप के या किसी और कंपनी में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ये सिंगल फेज में इसका पैरेलल ऑपरेशन है और इस तरह से ये सारे मेथड्स हैं, यानी कि आपने कितने, अगर आपने 4 यूनिट लगाने हैं तो कैसे पैरेलल करेंगे, 5 यूनिट लगाने हैं तो कैसे इन्वर्टर को पैरेलल करेंगे, ये सारा तरीकाकार जो है यूज़र मैनुअल में मौजूद है। और जितने यूनिट्स बढ़ते जाएंगे उस हिसाब से इनका तरीकाकार चेंज होता जाता है। तो ये तकरीबन आप अप टू 9 यूनिट्स पैरेलल कर सकते हैं और ये एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है जो इस इन्वर्टर में पाई जाती है।
इसके अलावा इसमें फॉल्ट्स आते हैं पैरेलल के दौरान, वो भी इस इन्वर्टर में दिए गए हैं। जो फॉल्ट्स स्क्रीन पे डिस्प्ले होते हैं और जो सेटिंग है, ये सेटिंग दी हुई है। तो इधर से आप देख सकते हैं 28 नंबर की सेटिंग है। इसको सेट कैसे किया जाता है। इसके अलावा जो फॉल्ट हैं, ये वाले फॉल्ट हैं जो पैरेलल ऑपरेशन के बाद अगर इन्वर्टर में कोई फॉल्ट आता है तो ये डिस्प्ले होते हैं और समझ नहीं आ रही होती कि ये फॉल्ट कहाँ से आ गए और इनका क्या मतलब है। तो यहाँ से ये आप सारे फॉल्ट्स देख सकते हैं। इसके अलावा इसमें लिथियम बैटरी भी आप सेट कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है ये इन्वर्टर लिथियम बैटरी को। और ये जो फॉल्ट कोड्स हैं इनकी ट्रबल शूटिंग दी गई है, इसमें बताया गया है यूज़र मैनुअल में ये कौन कौन से फॉल्ट्स हैं, उनका क्या मकसद है। और ये फॉल्ट्स जो हैं अगर आप स्क्रीन के ऊपर आते हैं तो आपने क्या करना है। इसके अलावा जो BMS की सेटिंग है, BMS कम्युनिकेशन इंस्टॉलेशन का पूरा मेथड बताया गया है। जब आपने लिथियम बैटरी इंस्टॉल करनी है उसके बाद आपको क्या क्या फॉल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। ये 60 नंबर 61 ये फॉल्ट्स आते हैं जो बैटरी में जो मसले मसाइल होते हैं। 69 और 70 और 71 ये सारे बैटरी में फॉल्ट्स आते हैं जब हम लिथियम बैटरी कनेक्ट करते हैं तो उसके बाद ये देखने को मिलते हैं। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।